फोड़ा जिसको एब्सेस कहते हैं, एब्सेस फोड़े, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एब्सेस का इलाज जो है कैसे हम करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य हमेशा से रहता है कि एक प्रैक्टिशनर को छोटी से छोटी डिजीज़ और बड़ी से बड़ी डिजीज़ को आसान भाषा में हम कैसे सिखा दें कि वो प्रैक्टिस कर सके, प्रैक्टिस उसको आसान हो जाए। तो फोड़ा जो है अमूमन हर लोगों को निकल जाता है, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कैसे हम ठीक करेंगे, किसी को फोड़ा मान लो हो जाए तो फोड़ा को कैसे ठीक करेंगे, एब्सेस को। तो आज उस पर चर्चा करेंगे, एब्सेस और जो फोड़ा है एब्सेस कैसे ठीक किया जाएगा। एब्सेस जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया ही है कि कैसे हम सिलेक्शन ऑफ रेमेडी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कैसे करते हैं। तो जो एब्सेस कहीं का भी हो सकता है, किसी भी जगह का एब्सेस हो जाता है, वो सारी जगह हैं जहाँ एब्सेस हो जाता है, लेकिन एब्सेस इसको फोड़ा करते हैं, ठीक। अब इसका ट्रीटमेंट जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम कैसे करेंगे, कोई हमारे पास आ गया तो ट्रीटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, सेकेंड होता है ऑर्गेनिक रेमेडी, थर्ड होता है प्रिंसिपल रेमेडी। ये तीन तरह की दवाइयाँ होती हैं जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं कि जिससे हम रोगी को, ये हम लोग का तरीका है सिलेक्शन ऑफ रेमेडी का, जो मैं सिखाता हूँ, शुरू से मैंने इसी पे काम किया है, तो इसी को हम लोग सिखाने का प्रयास करते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट द रेमेडी, यानी कि कैसे हम सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, पहले तो ये हम जानेंगे कि लक्षण क्या क्या आते हैं। तो खास करके इसमें जो लक्षण होता है उसमें मुख्य रूप से जो होता है वो रेडनेस, लालिमा, थोड़ा निकला होगा तो आप लोग देखेंगे कि लक्षण क्या आता है, रेडनेस, हिंदी में इसे लालिमा कहते हैं, एकदम लाल होता है। फिर वहाँ पे क्या होता है, स्वेलिंग होता है, सूजन, स्वेलिंग, ठीक, रेडनेस, स्वेलिंग और पेन, रेडनेस, स्वेलिंग और पेन होता है। और वहाँ पे उभार जैसी स्थिति आती है, यानी कि वहाँ जो है थोड़ा ऊंचा हो जाता है, उभार जैसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। अब क्या होता है वहाँ पे, फिर हम देखते हैं कि वहाँ साथ ही वहाँ की जो त्वचा है, स्किन जो है, वहाँ पे सपोरेटिव स्थिति आ जाती है, सपोरेशन आ जाता है वहाँ पे, मतलब पॉस बनने लगता है। ये स्टेज पे निर्भर होता है कि एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक और डिजनरेटिव, ये 4 स्टेज होती हैं बीमारियों की। तो शुरू में वहाँ पे एक्यूट फेज में खुजली टाइप होगी, वहाँ पे खुजली टाइप होता है धीरे धीरे, और हल्की खुजली या फिर जलन होने लगता है वहाँ पे। और उसके बाद ये जो लक्षण आते हैं रेडनेस, स्वेलिंग और पेन, पहले खुजली होगी और लालिमा, और
पेन होगा। यही स्थिति उसकी आती है एक्यूट फेज में। सब एक्यूट में जो है और फिर 4-5 दिनों के अंदर इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ पस, फॉर्मेशन ऑफ पस बनने लगता है, सुपुरेटिव कंडीशन आ जाती है, पस बनने लगता है और सुपुरेटिव। तो जब पस बनने की प्रक्रिया होती है तो दर्द बहुत होता है उसमें, ठीक। पस जब बन जाता है तो दर्द फिर हट जाता है, इस पे निर्भर होता है। और एक्यूट में आता है सब एक्यूट, क्रॉनिक यही हो जाता है, कई प्रकार के फोड़े फिर जो पकने के बाद, फट जाने के बाद वहाँ बार बार वो सूखता नहीं है, डिजनरेशन, वहाँ नेक्रोसिस होने लगे, तो ये फोड़े की वो कंडीशन होती है जो किसमें चला जाता है, क्रॉनिक और डिजनरेटिव। इसमें क्या होगा कि पक जाने के बाद भी घाव भरता नहीं है, उसमें जो है सूखता नहीं है, या उसमें नेक्रोसिस, सड़न पैदा हो जाती है वहाँ। तो ऐसी स्थितियाँ हमें देखने को मिलती हैं उस फोड़े में। और उसमें जो है विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिलती हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिम्टम्स जो है क्रिएट हो जाते हैं। मान लो ये स्किन में है, या कई बार कई तरह के फोड़े जो है हड्डी तक पहुंच जाते हैं, हड्डी तक वो फोड़े जो है वो क्या होते हैं कि पहुंच जाते हैं वो फोड़े। तो उसमें जो है अलग अलग अवस्था में अलग अलग चीज़ें होने लगती हैं। अब जो है कैसे हम इसकी चिकित्सा इलेक्ट्रोपैथी में करेंगे, और इसमें आर्गन्स क्या क्या होते हैं, कारण क्या क्या होता है। तो मूल रूप से जो अंग है वो स्किन होता है, ठीक, स्किन, मसल्स, ठीक। या जिस अंग का फोड़ा हो गया हो, जिस अंग में फोड़ा हुआ है वो अंग मुख्य रूप से होता है, लेकिन खास करके स्किन होता है। और अगर कहीं मान लो मांसपेशी वाले जगह पे निकला हुआ है तो मसल्स आ जाती है, टिश्यू। तो इस तरीके से ये फोड़े जो होते हैं। अब इसमें कारण में आएंगे तो कारण में इंटरनल कारण आता है पहला कि ड्यूटिएशन ऑफ द लीफ एंड ब्लड, लीफ एंड ब्लड, ठीक। यानी ये कहा जाता है कि किसी का रक्त जो है अशुद्ध हो जाए, ड्यूटिएशन ऑफ द ब्लड। इसके पीछे मुख्य कारण है कि ड्यूटिएशन ऑफ द ब्लड, ब्लड में ड्यूटिएशन होने के कारण ऐसी स्थितियां जो हैं देखने को मिलती हैं कि ड्यूटिएशन हो जाता है, ब्लड ड्यूटिएट हो जाता है, ड्यूटिएशन हो जाता है ब्लड, ठीक। दूसरा कारण है कि ये तो इंटरनल कारण हो गया, इंटरनल है, और ये एक्सटर्नल कारण जो देखने में मिलता है कि किसी प्रकार का संक्रमण हो जाना, किसी प्रकार का इन्फेक्शन, संक्रमण, ठीक, इन्फेक्शन, संक्रमण। तो ये इसके पीछे जो है ये मुख्य रूप से कारण जो है इसके पीछे मुख्य रूप से होते हैं। और भी जो प्रकार का
मान लो बाल उखड़ गया वहाँ से, हेयर जो है वहीं से उखड़ गया शरीर से, तो वहाँ भी जो है ये पूरा डेवलप हो जाता है। और बाहरी में हमने बताया कि संक्रमण जो है वो कारण है संक्रमण किसी प्रकार का, कि इन्फेक्शन है, संक्रमण है उसके पीछे कारण। और इंटरनल जो कारण है वो क्या है कि विटिएशन ऑफ द ब्लड इन द इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, ऐसा माना जाता है कि विटिएशन ऑफ द लिम्फ एंड ब्लड। तो इसमें विटिएशन ऑफ द ब्लड, रक्त में परिवर्तन हो जाना, या नेक्स्ट कारण होता है संक्रमण के बाद किसी टॉक्सिक चीजों का शरीर में एंट्री कर जाना, टॉक्सिक मटेरियल्स। शरीर में किसी तरीके से चला जाए, बढ़ जाए, टॉक्सिसिटी बढ़ जाए, तो भी कारण होते हैं फोड़ा होने के, एब्सेस होने के। ये लगभग सामान्य कारण है, इसके होने के पीछे मुख्य रूप से सामान्य कारण है। और जो अंग है वो मैंने आपको बता दिया कि स्किन है, और लोकलाइज्ड जो स्किन है, लोकलाइज्ड जो एरिया है, लोकलाइज्ड जहाँ पे हुआ है, अब मान लो वो फोड़ा गम्स में हो जाए, मान लो फोड़ा किसमें हो जाए, मसूड़े में हो जाए, वो फोड़ा जो है पैर में हो जाए, वो फोड़ा पीठ पे हो जाए, वो फोड़ा जो है बटाक्स पे हो जाए, कहीं भी हो सकता है लोकलाइज्ड। तो वहाँ का स्किन और टिश्यू और मसल्स जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें प्रभावित होते हैं। ठीक, अब इसको जो है कैसे ट्रीटमेंट करेंगे इलेक्ट्रोपैथी में, तो हमने आपको ये 3 कैटेगरी में इसको आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया कि ये क्या क्या चीज़ें होती है। अब ट्रीटमेंट कैसे सिलेक्शन आप रेमेडी करेंगे, तो इसमें हमारी एक्सटर्नल होती है और इंटरनल, यानी कि एक्सटर्नल बाहरी तौर पे लगाने के लिए जो औषधियाँ हम लोग प्रयोग करते हैं उसको एक्सटर्नल कहते हैं। जो सिम्टोमेटिक रेमेडी होती है, यानी कि मरीज आपके पास जो जिन लक्षणों को लेकर के आया है उसे आपको दूर करना है, मैनेजमेंट करना है उसका। तो इसमें जो है कैसे हम उसको जो है मैनेज करेंगे। ठीक, तो फोड़ा की जो रेडनेस, स्वेलिंग या पेन की स्थिति उसमें आ गई, जब पेन आ गया उसमें तो समझो कि फॉर्मेशन ऑफ द पस, सुपुरेशन की कंडीशन उसमें शुरू हो गई है। समझ गए बात? तो 2 तरह का काम होता है, एक फोड़े को दबा देना और एक फोड़े को पका देना, पक के बाहर निकल जाए वो। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि फोड़ा पक के पस उसका एग्जिट हो जाए, क्योंकि विटिएशन ऑफ द ब्लड हुआ है। समझ गए बात को? तो प्रयास यही करना चाहिए कि कोई भी फोड़ा पक के ही बाहर निकल जाए, क्योंकि रक्त में वो चीज़ें रहेंगी तो कहीं ना कहीं वो फोड़ा फिर होगा। तो नेचुरल जो फिलॉसफी है, प्रकृति की जो फिलॉसफी है, उस आधार पे जो मैं बता रहा हूँ कि उस फोड़े को पका करके ही निकाल देना चाहिए। ठीक है, जिससे कि शरीर का कचरा बाहर निकल जाए, जो विटिएशन ऑफ द ब्लड हुआ है वो खत्म हो जाए। तो इसमें जो है फोड़ा अगर पकाना, मान लो एक्सटर्नल रूप में C5 और GE, समझ गए? इसकी हॉट कंप्रेस दे सकते हैं, हॉट कंप्रेस। ठीक, फोड़ा को अगर
पकाना है। समझ गए? फोड़ा को अगर पकाना है तो C5 और G की हॉट कंप्रेस, गरम गद्दी, और जब हार्ड कंप्रेस देंगे तो जो दर्द होगा वो आराम हो जाएगा। जो लालिमा है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, पेन है, वो स्टार्ट हुई है तो वो क्या होगा, आराम हो जाएगा। ठीक, इसमें जो है इंटरनल रूप में दे सकते हैं A2। ठीक, A2 जो है इसको खिलाने के लिए दे सकते हैं, किसमें, फोड़ा पकाना हो तो। समझ गए बात को? A2 जो है D4 में या ड्राई मिल्क, फोड़ा जो है जल्दी पक जाएगा। और फिर इसको जो है मान लो पक के फट गया, पका दिए, पक के फट के निकल गया। अब इसमें एक्सटर्नल क्या यूज करते हैं, सब चूंकि बताना जरूरी है। तो एक्सटर्नल वहां सुखाने के लिए क्या देते हैं, तो C5A2G। ये किस लिए, ये है पकाने के लिए, और ये किस लिए, सुखाने के लिए, धुलने और सुखाने के लिए। समझ गए? ये सुखाने के लिए और ये पकाने के लिए, और ये खिलाएंगे। ये सिम्टोमेटिक रेमेडी तुम्हें बता रहा हूं कि किन किन अवस्थाओं में क्या यूज करना है। पस जो है, मान लो कि इसमें क्या क्या है, क्रॉनिक में यहाँ पे घाव जो है भर नहीं रहा है, या नेक्रोसिस, सड़न हो रहा है, तो उसमें जो है ये आपका चलेगा। समझ गए बात? जहाँ पे घाव भर नहीं रहा है, सड़न हो रहा है, तो इसमें ये चलेगा। और पकाने के लिए C5G का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? तो ये जो जो अवस्थाएं हैं, उस अवस्थाओं के हिसाब से हम औषधियों की जो औषधियाँ हैं वो उसी हिसाब से प्रयोग करते हैं, सिम्टोमेटिक रेमेडी। ठीक है? अब जो है हम और क्या दे सकते हैं, जो ऑर्गेनिक रेमेडी हमें देना है, तो इसमें जो है मुख्य रूप से हमारी जो दवाई आती है, समझो इसमें एक्यूट फेज में, मान लो फोड़ा अभी आज ही हुआ है और दबाना है तुमको, मान लो फोड़ा को दबा देना। समझ गए बात को? तो C1 और A1, समझ गए? C1 और A1 यूज करके देखना, C1 और A1। इससे मैक्सिमम फोड़े जो है वो दब जाते हैं लगभग। और मान लो कि मात्राओं के ऊपर भी ये निर्भर होती है कि इसकी क्या मात्रा तुम दे रहे हो। ठीक, उसी की तीव्र मात्रा जो है और उसी की कम मात्रा का प्रभाव अलग अलग होता है औषधियों के, यानी कि मात्राओं के प्रभाव से भी औषधि का प्रभाव स्वरूप जो है वो बदल जाता है। तो C1 A1 और इसको अगर मान लो कि फोड़े को पकाना है, ठीक, तो पकाने के लिए मैंने A2 बताया ही है, इसमें C1 है, A2 है, और C1 A2 और साथ में S1। ठीक, ये
पकाने का भी काम करती है। इसकी तीव्र मात्रा अगर देंगे तो ये पकाने का काम करती है। और ये जो है एक्यूट फेज में ये बहुत सारे केसेस में दबाने का भी काम करती है। मैंने किसी का फोड़ा हमने प्रैक्टिस में देखा है कि इसको दिया तो दब गया, लेकिन बहुत लोगों का नहीं भी दब पाता। ठीक, तब हमें पकाने के लिए C1A2 और S1, ठीक। और तीसरा जो होता है मिक्सचर ए, जो मैंने प्रयोग किया है अपने में, S5C5A2, ठीक, और S5C5A2 और L1, इससे भी थोड़ा पक जाता है। यानी ये दबाने के लिए हो गया, दबता भी है दबाने के लिए। ये मिक्सचर हो गया जो प्रयोग कर सकते हैं, ये मिक्सचर भी प्रयोग कर सकते हैं। ये भी थोड़ा पका देगा, ये भी थोड़ा पका देगा, ठीक। लेकिन ये D4 में, लेकिन वही थोड़ा सुखाना है तो इसको D6 में, समझ गए बात, D6 से ऊपर। और ये D4 में और सुखाना है तो सुखाने के लिए ये तो D4 में ही पका देता है। सुखाने के लिए मैक्सिमम मैंने इसका प्रयोग जो किया है तो मुझे इस फार्मूले का अच्छा लाभ मिला, ठीक है, जो अपनी प्रैक्टिस में हमने किया है। जिसको भी सुखाने के लिए दिया तो S5C5A2 L1 G भी मैं जोड़ देता हूँ। तो ये सुखाने के लिए D6 में मैंने हर तरह के फोड़े में पाया है कि जहाँ पस या कुछ भी हुआ है तो यहाँ वो निकाल लेता है, समझ गए बात। और ये दो तरह की दवाएं हैं। और ये दबाने के लिए फोड़ा, मान लो अगर दबाना है, किसी का फोड़ा जो है दब जाए तो उस अवस्था में इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। अब आता है कि मान लो कि कारण को दूर करना है हमें, ठीक, फिर फोड़ा बार बार न हो उसको, तो यहाँ हम क्या चलाते हैं A3, ठीक। A3 जो है खाने के बाद S1 खाने से पहले, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है S1 और A3। जिसको बार बार फोड़ा निकल रहा हो तो S1 खाने से पहले, A3 खाने के बार बार फोड़ा किसी को निकल रहा है तो ये फोड़ा जो है नहीं निकलेगा, फोड़ा ठीक हो जाएगा। बार बार अगर किसी को फोड़ा हो रहा है तो इस अवस्था में, ठीक है ना। तो इन अवस्थाओं में हम इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इस तरीके से हम फोड़े का मैनेजमेंट जो है पूर्ण रूपेण कर सकते हैं। थोड़ी बहुत दवाएं जो हैं हमें लोकेशन के आधार पे चेंज करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे इन चीज़ों को सीख लेंगे। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सिलेक्शन ऑफ रेमेडी या इसको मैनेजमेंट करने का, यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जिसमें हम इसको चाहे वो पकाना है, चाहे वो सुखाना है, चाहे वो उसको जिस घाव को ठीक करना है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है एब्सेस यानी फोड़ा को ठीक करने का इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, ठीक है। तो ये हमारा तरीका है, ऐसे हम लोगों का इलाज करते हैं। तो ये आपका एब्सेस हुआ।